So hello there, we are going to start with the introduction with object oriented design. So आज हम लोग introduction of object oriented design start करने वाले हैं, ठीक है. So basically first of all what do you mean by object oriented design? If I say that object oriented design, तो ऐसे मन में क्या आना चाहिए? So first of all what is object and what is oriented design, ठीक है. So whatever we are going to do in this particular chapter is all related to your syllabus, and we are going to learn lots of things related to the programming and object oriented design approach. Yes, this thing will be with you till the end of this PSCIT course, so be aware that what you are learning and what you are gaining from this chapter, that going beside and all, ठीक है. तो हर एक चैप्टर से कुछ ना कुछ तुम्हें सीखने को मिलेगा, एंड यस हर एक चीज़ में इन द सेंस आगे चल के काम ही आने वाली है. सो इस चैप्टर में भी वही सब है, ठीक है. So everything is just a part of this, so we'll go in brief all about the things. So what do you mean by first of all objects? So objects क्या होते हैं basically, तो मैं इसको objects को बताने की सिंपल वे में कोशिश करता हूँ कि किसी भी एक चीज़ को, ठीक है. लेट्स सपोज मेरे पास एक टीवी है, ठीक है. दिस इज माय टीवी, ठीक है. ये एक मान के चलो एक क्लास है मेरी, टीवी एक है क्लास. अब मैं एज टीवी को मैं बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है. इसके बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं, ठीक है. बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं, जैसे कि मैं इसको म्यूज़िक सुनने के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ, या फिर इसको मैं क्रिकेट देखने के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ. आई कैन यूज़ इट फॉर माई, यू कैन से दैट एज एन मॉनिटर में इसको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है. एज अ म्यूज़िक, एज अ होम थिएटर, या फिर एज फॉर वॉचिंग मूवीज़, ठीक है. फॉर वॉचिंग मूवीज़ भी मैं यूज़ कर सकता हूँ. तो इसके एक क्लास के बहुत सारे यूजेस हैं, और एक टाइम पे और या फिर एक टाइम पे इसके अलग अलग यूजेस किए जा सकते हैं. तो ऑब्जेक्ट्स, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ऑब्जेक्ट्स आर इंस्टेंसेस ऑफ एन क्लास. मतलब क्या कि ऑब्जेक्ट इंस्टेंसेस होते हैं क्लास की, जो मैं एक टाइम पे म्यूज़िक सुन सकता हूँ, एक टाइम पे क्रिकेट देख सकता हूँ, एक टाइम पे एक ऐसा मूवी देख सकता हूँ, ठीक है. एक टाइम पे म्यूज़िक सुन सकता हूँ. तो इंस्टेंसेस है. सो व्हाट यू आई एम ट्राइंग टू टेल, अगर टीवी एक क्लास है तो उसके ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे? You can say that music, ठीक है. You can say that cricket, you can say that movies, all are things are classes, or you can say that objects, ठीक है. सो ये एक ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, बिकॉज ये एक सिर्फ सिंपल सा इंस्टेंस है. अगर हम लोग इसको एक सिंपल में लेके चले कि हम लोग क्लास और ऑब्जेक्ट्स बनाते कैसे, तो इसका मैं बेसिक था एक ट्यूटोरियल लूँगा यहाँ पर, ठीक है. तो क्या करना है, हम लोग को पता है सिंपल सा जो हमारा स्ट्रक्चर होता है CPP का, दैट इज़ हैशटैग इंक्लूड, ठीक है. फिर आयो स्ट्रीम, ठीक है. अब यहाँ पे हम लोग यूजिंग नेम स्पेस देते हैं, नेम स्पेस, ठीक. फिर std, फिर int मेन लेते हैं हम लोग, ठीक है. int मेन, फिर कर्ली ब्रेसेस, रिटर्न 0, ठीक है. रिटर्न 0. इतना तो बेसिक स्ट्रक्चर इतना तो आना चाहिए. अब हमें क्लास और ऑब्जेक्ट बनाने आना चाहिए, ठीक है. सो क्लास बेसिकली क्या होता है, ये एक सिंपल सा एंटिटी रहता है जिसको हम लोग रियल लाइफ में एज एन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. तो मैं यहाँ पे क्लास स्टूडेंट बनाता हूँ. स्टूडेंट इज़ एन एंटिटी ऑफ एन रियल लाइफ, ठीक है. मैं क्लास स्टूडेंट बनाता हूँ, ठीक है. स्टूडेंट क्लास के बाजू में जैसे उसका नाम रहना चाहिए, ठीक है. तो क्लास स्टूडेंट बना. अब मैं एक कर्ली ब्रेसेस दूंगा, ठीक है. और कर्ली ब्रेसेस जहाँ क्लोज होता है, दिस इज माई कर्ली ब्रेसेस वेयर इट क्लोज, मैं वहाँ पे एक सेमीकोलन दूंगा. तो ये मेरा क्लास का पूरा एक स्ट्रक्चर है. क्लास का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है. अब क्लास के स्ट्रक्चर के अंदर भी कुछ डिविजन्स होते हैं जिसको हम लोग प्राइवेट और पब्लिक बोलते हैं. प्राइवेट और पब्लिक, और प्राइवेट और पब्लिक का हमेशा पी छोटा ही होना चाहिए, वरना वो एरर थ्रो करेगा, ठीक है. सो प्राइवेट और पब्लिक, व्हाट डू यू मीन टू से कि क्लास एक कंटेनर है, ठीक है. क्लास एक ऑब्जेक्ट है, या फिर यू कैन से कि कंटेनर है, ठीक है. इसको मैं इन द सेंस बताने की कोशिश करूँ अगर, तो मेरे पास एक क्लास है, क्लास एक कंटेनर मान के चलो, ठीक है. अब इसके अंदर मैंने 2 सेक्शंस बनाए हैं. एक बनाया है प्राइवेट, ठीक है. एक बनाया है प्राइवेट और एक बनाया है पब्लिक, ठीक है. सो प्राइवेट मतलब क्या कि ये जो प्राइवेट है इसको हर कोई एक्सेस नहीं कर पाए. हर कोई एक्सेस मतलब क्या, इसके अंदर जो कुछ भी रखूँगा वो सिर्फ इसके अंदर के ही लोग उसको उठा सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. और पब्लिक मतलब क्या कि इसके बाहर के लोग भी उसको यूज़ कर सकते हैं. तो सिंपल सा मतलब क्या है, इसके अंदर कोई भी फंक्शन बनाऊँगा, कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, ठीक है. तो सिर्फ क्लास के अंदर के ही उसको लोग यूज़ कर सकते हैं, ना कि बाहर के.
ठीक है। जैसे एक क्लास में अटेंडेंस सीट होता है तो सिर्फ अंदर के ही लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बुक रहेगा तो बाहर के लोग भी उसको यूज़ कर सकते हो। तो अटेंडेंस शीट प्राइवेट में आता है और बुक हमारा पब्लिक में आता है, ठीक है। सो दैट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। सो इसको और अच्छे से हम लोग देखेंगे। तो कैसे देखेंगे, मैंने यहाँ पे क्लास स्टूडेंट बनाया, ठीक है। अगर मैं प्राइवेट में INT A देता हूँ, ठीक है, और पब्लिक में मैं देता हूँ सिंपल सा INT B, ठीक, INT B, ठीक। अब मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ बाहर वाले फंक्शन से। ये हो गया हमारा सिंपल सा क्लास का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये क्लास का स्ट्रक्चर में हम लोगों ने क्या देखा कि प्राइवेट फंक्शन होता है, एक प्राइवेट वेरिएबल होता है, एक पब्लिक वेरिएबल होता है। प्राइवेट में क्यों रखते हैं, बिकॉज वो सिर्फ क्लास के अंदर ही रहे, इसकी वजह से उसको हम लोग प्राइवेट में रखते हैं। पब्लिक में क्यों रखते हैं, वो क्लास के बाहर भी यूज़ हो सके, उसको हम लोग इसकी वजह से उसको हम लोग पब्लिक में रखते हैं। अब मैं इसको क्लास के बाहर एक्सेस करने की कोशिश करना चाहूँगा। क्लास बनाने आ गया, अब क्लास को कॉल करने भी आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्लास बना लिया, अब बनाते हैं ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये हो गया हमारे क्लास। क्लास ऐसे बनता है। अब ऑब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं, तो क्लास को कॉल करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। क्लास को कॉल करने के लिए क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स हमेशा से तुम्हारा इंट मेन फंक्शन में बनता है, क्लास इंट मेन फंक्शन के ऊपर बनता है, ठीक है। तो मैं आपके ये सिंपल सा ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए तुम्हें दो चीज़ का ध्यान रखना है। एक तो उसका नाम क्या है तुम्हारे क्लास का जिसको तुम लोग कॉल करना है यूजिंग ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए हम लोग को, अगर मेरे को स्टूडेंट को कॉल करना है, ठीक है, यूजिंग ऑब्जेक्ट, तो मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट लिखूँगा और एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल बनाऊँगा। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट सीधा एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, और सेमीकोलन, दैट्स इट। तो स्टूडेंट तुम्हारा क्या बताएगा कि क्लास है, और इससे रिलेटेड क्या ऑब्जेक्ट बनाना है, क्या इंस्टेंस बनाना है, क्या यूज़ में लेना है, तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट में यहाँ पे 1 बनाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट 1। अब मेरे को ये ऑब्जेक्ट 1 में से कुछ लेना है, किसी में वैल्यूज़ डालनी है। मान के चलो मैं INT A की वैल्यू दे देगा हूँ यहाँ पर 10। अब मुझे वो वैल्यू रीड करनी है, प्राइवेट की या फिर रहे वो पब्लिक की, ठीक है। मैंने INT A और B की वैल्यू 20, 10 दे दिया। अब जैसे मैंने बताया था कि प्राइवेट की वैल्यू हम लोग रीड नहीं कर पाएंगे, लेकिन पब्लिक की कर सकते हैं, तो पहले पब्लिक की करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है। अब ऑब्जेक्ट से ही हमारा लेना देना है, स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं, बिकॉज स्टूडेंट ने अपनी पूरी पावर्स ऑब्जेक्ट को ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि स्टूडेंट ने अपनी पूरी पावर्स ऑब्जेक्ट नाम के वेरिएबल को ट्रांसफ़र किए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। अभी अलग अलग यहाँ पे जैसे ही नाम चेंज होगा दूसरा पर्सन भी हो जाएगा, तीसरा पर्सन भी हो जाएगा। मतलब क्या कि स्टूडेंट की सारी पावर्स बहुत सारे पर्सन्स में डिवाइड हो जा रही हैं, ठीक है। अब वो पर्सन्स कोई भी अलग अलग इंस्टेंस कहलाते हैं, ठीक है। अब हर एक पर्सन कोई अलग काम करेगा तो अलग इंस्टेंस है, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी ईजी कंसेप्ट। इसमें ज़्यादा कुछ अंडरस्टैंडिंग या फिर कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। बस फिर से समझो कि अगर एक स्टूडेंट है हमारे पास क्लास करके, और उस क्लास की पावर्स या फिर उस क्लास की यू कैन से फंक्शंस को, वेरिएबल्स को हम लोग दूसरे वेरिएबल्स को देते हैं। दूसरे वेरिएबल, तीसरे वेरिएबल, चौथे वेरिएबल, पांचवें वेरिएबल, और हर एक वेरिएबल अपना कोई अलग ही काम करता है, ठीक है। जैसे मैंने टीवी का एग्जांपल दिया था, टीवी को हम लोग अलग अलग काम तरीक़ों से, अलग अलग पर्सन चीज़ों से यूज़ कर सकते हैं। फ़ोन का एग्जांपल लेते हैं, उसको तुम मूवीज़ देखने के लिए यूज़ कर सकते हो, म्यूज़िक सुनने के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है, गेम्स खेलने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसमें हम लोग फ़ोन के पावर्स को म्यूज़िक को दे रहे हैं, ठीक है, मूवीज़ को दे रहे हैं या फिर गेम्स को दे रहे हैं। सो दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि स्टूडेंट क्लास रहता है और अपनी पावर्स को ऑब्जेक्ट को देता है। ऑब्जेक्ट बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, तो हर एक ऑब्जेक्ट अलग अलग काम करता है, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट। इसीलिए ऑब्जेक्ट को हम लोग इंस्टेंसेस ऑफ क्लासेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंस्टेंसेस ऑफ क्लासेस, ठीक है। इंस्टेंसेस मतलब क्या कि एक टाइम पे वो क्या इंस्टेंस पे है, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट, ये एक इंस्टेंस हो जाएगा, ये एक इंस्टेंस हो जाएगा, अलग अलग काम करेंगे तो अलग अलग इंस्टेंसेस, दैट्स इट, वेरी सिंपल इट इज़। आई डोंट थिंक दैट यू गेट कंफ्यूजन इन दैट। ओके, नाउ लेट्स बिगिन। अब यहाँ पे मैंने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को, मतलब स्टूडेंट की पावर ऑब्जेक्ट्स को दे दी है। अब ऑब्जेक्ट्स को मैं यूज़ करके पब्लिक की मैं, ठीक है, पब्लिक का मैं यहाँ पे आउटपुट लेना चाहता हूँ। पब्लिक का जो है ये टर्मिनल पे मुझे शो करना है कि बी की वैल्यू इतनी है। मैं क्या करता हूँ, इधर सी आउट करता हूँ। क्या सी आउट करूँगा, क्या सी आउट करना है मुझे, द वैल्यू ऑफ बी इज़, ठीक, वैल्यू ऑफ बी क्या है, मैं चाहता हूँ कि ऑब्जेक्ट 1 बी
डॉट क्या लेना है, बी। देखो यहाँ पे सिर्फ बी का सजेशन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट 1 किया, ठीक है, और यहाँ पे मुझे सिर्फ बी का ही सजेशन आएगा। और क्यों बी का सजेशन है कि बिकॉज मैं बी ही यूज़ कर सकता हूँ, ना कि ये। क्यों नहीं ये यूज़ कर सकता, बिकॉज ये प्राइवेट में, क्या है, प्राइवेट में, ठीक है। तो मैं करके दिखाता हूँ फिर से, ठीक है। जैसे मैंने डॉट डाला यहाँ पर, मेरे को बी का ए और बी दोनों का सजेशन आया, ठीक है। तो चलो मैं एक बार ए भी लिख लूँगा, एक बार बी भी लिख लूँगा, ठीक है। मैं पहले बी लिखता हूँ बिकॉज बी के लिए था, और दैट्स इट, ठीक है। ये हो गया, मेरा आउटपुट दे देगा, ठीक है। एक और मैं करता हूँ कि सी आउट ए को भी करने की कोशिश करता हूँ सेम वे में, ठीक है। तो ए दी वैल्यू ऑफ ए इज, ठीक। और ए की वैल्यू ऑब्जेक्ट, कैसे अब किसी को कॉल करना है तो हम लोग ऑब्जेक्ट को हमेशा यूज़ करना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डॉट करके करोगे तो उसके अंदर के फंक्शंस, उसके अंदर के वेरिएबल सब शो करने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट जो मैंने नाम दिया था इधर ऊपर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नाम दिया था, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज़ करूँगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट 1 डॉट पी था, यहाँ पे मैं ए यूज़ करूँगा, ठीक है। चलो दैट्स फाइनल, ठीक है। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एरर भी शो करके आ रहा है बिकॉज ये हमारा पार्ट नहीं है, ये जो है हमारा पब्लिक में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एरर भी तुम लोग को शो दिखा होगा प्रॉब्लम्स में, यहाँ पर देख सकते हो, द मेंबर स्टूडेंट ए डिक्लेयर्ड एट लाइन इज इनएक्सेसिबल। यहाँ पे सिंपल सा बता रहा है कि जो तुम लोगों ने ए को डिक्लेयर किया वो इनएक्सेसिबल है। यहाँ पर ये जो उन्होंने ए को डिक्लेयर किया इनएक्सेसिबल है। क्यों इनएक्सेसिबल है, बिकॉज हमारा क्लास उसको शेयर नहीं कर सकता, वो एक प्राइवेट फंक्शन या फिर प्राइवेट इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी सिंपल टॉपिक, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूँगा तो ऑफ कोर्स एरर थ्रो करेगा, ठीक है। अगर इसको कमेंट करके रन करता हूँ, ठीक है, Ctrl+N कमेंट करके रन करूँगा, इट विल शो द आउटपुट, ठीक है। द आउटपुट इज बी इज एरर मेकिंग बी, ओके, कोई भी आउटपुट आ रहा है। आईएनटी कहाँ पे प्रॉब्लम है, द वैल्यू ऑफ बी इज, ठीक है। आईएनटी ए आईएनटी बी कहाँ प्रॉब्लम आई है, 502 और 5199 199 आईएनटी ए आईएनटी बी तो आया, इसको मैं पूरा ही हटा देता हूँ, विल लुक बेटर, ठीक है। Ctrl+N करूँ अभी, भी प्रॉब्लम है 199 इनिशियलाइजेशन ऑफ ए क्लास, अच्छा हाँ, ओके। सो यहाँ पे कहने की कोशिश क्या कर रहा है, यहाँ पे एरर क्यों थ्रो कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे इनिशियलाइजेशन मैंने ए के यहीं पे कर दी, ठीक है। इनिशियलाइजेशन हम लोग ए के यहाँ पे कर नहीं सकते, मैं यहाँ पे सिंपली हटा दूँ, ठीक है। सिंपली एक फंक्शन बना दो, ठीक है। बस इतना समझो कि क्या होता है प्राइवेट और पब्लिक, और उसको कॉल कैसे करते हैं। अब यहाँ पे दूसरा मैं एग्जांपल लेके कोशिश करूँगा इसको बताने की। तो प्राइवेट में एक फंक्शन बनाता हूँ, वॉइड डिस्प्ले, डिस्प मैं करके disp1 करके फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। अब disp1 करके फंक्शन बनाया, उस फंक्शन का क्या काम है, सी आउट करना, ठीक है। सी आउट, दिस इज प्राइवेट, दिस इज प्राइवेट, ठीक है। ज़्यादातर क्लासेस में फंक्शंस यूज़ होते हैं, मैंने वहाँ पे वेरिएबल यूज़ किया था जस्ट बिकॉज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सो द डिक्लेरेशन वाज नॉट अ स्टोरेज क्लास, ठीक है। तो प्राइवेट में हमेशा स्टोरेज क्लास रहता है, तो void इज अ स्टोरेज क्लास, सो आई विल जस्ट यूज़ INT इज अ स्टोरेज क्लास, यस ऑफ कोर्स, सेव करूँगा मैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स अभी भी आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो क्लास आइडेंटिफायर, ओके, दिस इज अ स्टोरेज क्लास, नो वरीज, इसको मैं कट करता हूँ, ठीक है। INT display1 आ गया अभी, मैं यहाँ पे INT display2 डालूंगा, ठीक है। तो INT display2, INT disp2, ठीक। और इसमें क्या प्रिंट कराने की कोशिश करूँगा मैं, सी आउट, दिस इज पब्लिक, ठीक। इसको मैं एंडल ले लेता हूँ, एंड लाइन, दैट्स इट, ठीक है। अब इसको मैं कॉल करना है, ठीक है। मेरे को अब display1 को भी कॉल करना है, display2 को भी कॉल करना है। कैसे कॉल करोगे, अभी कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हाँ ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे भी नहीं लिखा, ठीक है। अब मैं कॉल करता हूँ, ठीक है, सिंपल वे में कॉल करता हूँ। क्या करूँगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नाम का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, कॉल करने का काम, कैसे कॉल करूँगा, सिंपल सा ऑब्जेक्ट लिखूँगा, object1 डॉट, जैसे डॉट डालूंगा display2 का ही सजेशन आएगा, display2 पे मैं करूँगा, ठीक है। और दैट्स इट, ये हमारा कॉल हो जाएगा।
और तुम लोग को पता होना चाहिए कि क्या आउटपुट आना चाहिए। ये दिस पब्लिक आउटपुट हमारा आएगा, ठीक है। यहाँ पे दिस इज पब्लिक लिख के आएगा आई थिंक। ओके, दिस इज पब्लिक यहाँ पे देख सकते हो लिख के शो हो रहा है हमें, ठीक है। सो दिस आई वॉन्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। बिकॉज यू क्यों आया, अभी मैं सिंपल सा इसको ना करके मैं दूसरा भी करूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट 1 डॉट डिस्प्ले 1 वो सजेशन ही नहीं देगा अभी, डिस्प्ले 1 दिया है, ठीक है। चलो सजेशन दे दिया है तो इसको यूज़ करके भी देखते हैं। कोई एरर थ्रो ना किया तो अच्छी बात है, बट थ्रो करेगा, दिस इज द ट्रू फैक्ट, थ्रो करना ही है उसे, ठीक है। देखो जैसे मैंने रन किया है, इट विल प्रूव दैट इट इज़ इनएक्सेसिबल, ठीक है। इस प्राइवेट यहाँ पे देखो लिख के आया है INT स्टूडेंट डिस्प्ले 1 इज प्राइवेट सो इट कांट बी डिस्प्लेड, सो दैट इज आई एम ट्राइंग टू टेल। इस एग्जाम्पल में तुम्हें इतना समझना है कि क्लास कैसे बनाते हैं। क्लास का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है, ठीक है। क्लास, फिर उसके बाजू में क्या नाम है, ठीक है। फिर कर्ली ब्रेसेस, ओपन क्लोज, और क्लोज करते टाइम सेमी कॉलन इज मस्ट, ठीक है। क्लोज करते टाइम सेमी कॉलन हमारा मस्ट होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके अंदर क्लास के अंदर दो कंटेनर्स हम लोग बनाते हैं, एक प्राइवेट होता है और एक पब्लिक होता है, ठीक है। प्राइवेट वाली चीज़ें हम लोग सिर्फ प्राइवेट में ही यूज़ कर सकते हैं। जो प्राइवेट वाली चीज़ें हैं इसको मैं प्राइवेट के अंदर ही यूज़ कर सकता हूँ, ना ही किसी बाहर की चीज़ में, ठीक है। और पब्लिक वाली चीज़ों को मैं अंदर भी यूज़ कर सकता हूँ और बाहर भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। सो दैट इट। और क्या हम लोग इसके इसमें से जानना है कि हम लोग ने क्लास तो बना ली, नो डाउट क्लास इज ओके, ठीक है। अब क्लास के साथ हम लोग उसको कॉल कैसे करेंगे, तो कॉल करने के लिए हम लोग ने यहाँ पे सिंपल सा यूज़ किया है स्टूडेंट का। स्टूडेंट क्या है, हमारा क्लास है, ठीक है। स्टूडेंट की पावर्स को हम लोग ने दे दी है किसको, ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का नाम क्या हम लोग ने दिया, ऑब्जेक्ट 1। अब ऐसे एक जन नहीं हो सकते, ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट 2 हो सकता है, ऑब्जेक्ट 3 हो सकता है, ऑब्जेक्ट 4 हो सकता है। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है। सो नो डाउट ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिसको हम लोग स्टूडेंट की पावर देंगे, और वो हर एक ऑब्जेक्ट अलग अलग तरीके से वे में अलग अलग वे में काम करेगा। उसको हम लोग इंस्टेंसेस भी बोलते हैं और ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। सब कुछ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट की पावर ऑब्जेक्ट को दिया है, और ऑब्जेक्ट 1 का नाम ले लेके हम लोग उसके अंदर की चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट का नाम लिया, डॉट डाला और डिस्प्ले 2 को एक्सेस किया। ऑब्जेक्ट का नाम लिया, डॉट डाला, डिस्प्ले 1 को एक्सेस किया। देन हाउ, इसकी तरीके से हम लोग उसको कॉल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो बस इतना इस एग्जाम्पल से तुम्हें समझना है, ठीक है। और एक और चीज़ क्या समझ के लेनी है कि प्राइवेट का प्राइवेट में और पब्लिक का पब्लिक में, ठीक है। तो देखो अगर मैं ये प्राइवेट वाला है, ठीक है, इसके अंदर कॉल करो इसको तो ये कॉल हो क्या होगा, कॉल होगा। तो चलो पब्लिक के अंदर हम लोग प्राइवेट को कॉल करते हैं, ठीक है। क्या नाम दिया था हम लोग ने, INT डिस्प्ले दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल से लिखता हूँ डिस्प्ले 2, ठीक है, डिस 2 और ये, ठीक, ये मेरा कॉल हो गया, ठीक है। सो आई थिंक ये रन होगा। डिस्प्ले 2 तो है ही यहाँ पर, डिस्प्ले 1 को कॉल करना है, ठीक है। सो राइट डिस्क 1, ठीक। तो देखोगे ये हम लोगों ने, इसका मतलब क्या, अब डिस्प्ले 1 पहले प्राइवेट लिख के आएगा फिर पब्लिक के लिख के आएगा। ये सिंपल सा आउटपुट होना चाहिए। अभी एरर क्यों बता रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम में जाके देखते हैं। INT, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को INT लगाना पड़ेगा वरना फिर ये एरर थ्रो करेगा ही, ठीक है। INT डिस्प्ले 1। अभी डिस्प्ले 1 को हम लोगों ने कॉल किया यहाँ पर, अब कोई एरर ना हो, ओके नहीं है एरर, ठीक है। सेव करूँगा और उसको रन करूँगा तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, दिस इज़ प्राइवेट और दिस इज़ पब्लिक, हमारा आउटपुट लिख के आना चाहिए, ठीक है। तो अभी भी एरर आ रहा है, वाई इज इट सो, पब्लिक, ठीक है। फिर से इसको रन करता हूँ, L+N, ठीक है। बाहर मैंने कॉल किया है, अगर इसको मैं अंदर कॉल कराने की कोशिश करूँ डिस्प्ले 1 तो डिस्प्ले 2 पे, ठीक है, अंदर कराने की कोशिश करूँ तो होगा कोई एरर, नहीं होगा, ठीक है। अभी भी एरर आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। सो नो वरीज, वो आएगा ही आई थिंक, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, डिस्प्ले 1 है, डिस्प्ले 2 है, ओके। इसको सिंपल वे में क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर डिस्प्ले 1 डिस्प्ले को हटा ही देता हूँ। मैं यहाँ पे INT A ले लेता हूँ, ठीक है। INT A ले लेता हूँ, उसकी वैल्यू दे देता हूँ 10, ठीक है। और डिस्प्ले 1 में INT डिस्प्ले 1 में INT X ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं बोल देता हूँ कि X जो है हमारा A की इक्वल है, किसकी इक्वल है, A की इक्वल है, ठीक है।
सो int x लेने की ज़रूरत नहीं है वैसे। चलो एक और काम कर सकता हूँ मैं, int a था हमारा, ठीक है, int a, ठीक है, int a को मैं बाद में a की वैल्यू दे सकता हूँ 10। ये सब कुछ प्राइवेट में है, तो मैं बताने की कोशिश यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि ये वाली चीज़ों को हम लोग इसमें एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, ये वाली चीज़ों को इसमें एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक और एरर शो हो रहा है, क्या एरर, द डिक्लेरेशन नो स्टोरेज क्लास, ओके, इसको हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो प्राइवेट में बहुत सारी चीज़ें हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और क्लास, एक और चीज़ बना लेता हूँ, int x, ठीक है, और x को मैं बता देता हूँ इज इक्वल टू a, ठीक, x इज इक्वल टू a में मैंने बता दिया, और मैं x की वैल्यू बता देता हूँ 10 है, ठीक है, int x इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू a है। अब मैं यहाँ से उसको सी आउट करा सकता हूँ, कि सी आउट दी वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू x, ठीक है, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू x बोल सकता हूँ मैं, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू a बोल सकता हूँ, ठीक है। चलो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे किया क्या, उसको रन करूँगा मैं, अभी कोई एरर है, डिस्प्ले 1 ये नहीं चाहिए अपने को, ठीक है, डिस्प्ले 2 चाहिए, अब कोई एरर नहीं है आई थिंक। ओके, अब मैं इसको देखो, यहाँ पे मैंने किया क्या कि प्राइवेट में मैंने int a से लिखा है, ठीक है, पब्लिक मैंने एक फंक्शन बनाया है, ठीक है, जिसमें मैंने एक और वेरिएबल लिया है x, x की वैल्यू मैंने 10 दी है, और 10x की वैल्यू को मैंने बता दिया है a की इक्वल, मतलब क्या, जो x की वैल्यू होगी वो भी a की वैल्यू होगी, ठीक है। मैंने x की वैल्यू सीधा सीधा a की इक्वल बता दिया है, ठीक है। या तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, सीधा सीधा a की वैल्यू ही बता सकते हैं वहाँ पर कि क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा a की वैल्यू बोल देता हूँ 10 है, ठीक है, a की वैल्यू हमारी है 10, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपाइलर को तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखते हैं आगे क्या होता है। a की वैल्यू मैंने 10 बता दी है, ठीक है। अब इसको रन करने की कोशिश करें तो कोई एरर ना आए तो अच्छा है, वरना फिर ओके, देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, सिंपल सा वैल्यू बता दिया है, दिस इज पब्लिक बता दिया, ठीक है। हम लोगों ने किया क्या यहाँ पर कि हम लोग को इतना पता है कि प्राइवेट की चीज़ों को सिर्फ हम लोग अंदर यूज़ कर सकते हैं, क्लास के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्राइवेट की चीज़ों को पब्लिक में यूज़ किया है, यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू 10 दी है, और यहाँ पे सी आउट किया है उसको, इसको मतलब इसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। वही हम लोग अगर इसको इंट मेन में यूज़ करते तो वो रन नहीं होता इन सिंपल टर्म, ठीक है। आई थिंक इसमें बस इतना समझो, इतना ज़्यादा प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं है अभी तक, तो बस क्लासेस बनाने आनी चाहिए, ऑब्जेक्ट कॉल करने आनी चाहिए, प्राइवेट पब्लिक कोई पूछे तो प्राइवेट पब्लिक बताने आना चाहिए कि हाँ ऐसा प्राइवेट होता है, ऐसा पब्लिक होता है। प्राइवेट की चीज़ों को हम लोग क्लास के अंदर ही किसी फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाहर नहीं कर सकते, लेकिन पब्लिक की चीज़ों को क्लास के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, क्लास के बाहर भी यूज़ कर सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो आई थिंक इतना समझा होगा, नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट बेसिक कंसेप्ट, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, उन्होंने क्लियर कर दिया। क्लास और इंस्टेंसेस भी हम लोगों ने यहाँ पे क्लियर कर लिए। क्लास और इंस्टेंसेस मैंने बताया था ना, टीवी उसके अलग अलग, ठीक है, उसके अलग अलग यूजेस, तो हर एक यूज़ उसका एक इंस्टेंस है। एक टाइम पे वो टीवी मूवी देखने के लिए काम आ रहा है, एक टाइम पे क्रिकेट देखने के लिए काम आ रहा है, एक टाइम पे सॉन्ग सुनने के लिए काम आ रहा है, तो सब कुछ उसका एक इंस्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। सो पॉलीमॉर्फिज्म व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, कि यहाँ पे मैंने ये बताया था ना ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब यही होता है कि एक ऑब्जेक्ट अलग अलग टाइम पे अलग अलग रूप में रहना। पॉली मतलब मैनी, मॉर्फिज्म मतलब रूप, अलग रूप में, ठीक है। तो बोल सकते हो बहुरूपिया या फिर अलग रूप वाला, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे कर बोलेंगे या फिर कैसे यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बोला था, ऑब्जेक्ट 1, ठीक है, ऑब्जेक्ट 1, ओके। ऑब्जेक्ट 1 को यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 भी लिख सकते हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट 3 भी लिख सकते हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट 4 भी लिख सकते हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट 5 भी लिख सकते हो। तो हर एक ऑब्जेक्ट अलग वे में वर्क करेगा, जैसा तुम लोग कराना चाहोगे वो अलग ही वे में वर्क करेगा। तो उससे हम लोग बोल सकते हैं कि एक क्लास ऑब्जेक्ट के द्वारा बहुत सारे फॉर्म्स में प्रेजेंट है, बहुत सारे फॉर्म्स में प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से वो पॉलीमॉर्फिज्म वो फॉर्म करता है। इसका एक सिंपल सा अगर हम लोग डेफिनेशन देख ले तो बहुत ज़्यादा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इसको कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है, और मैं एक डेफिनेशन यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा डेफिनेशन ये लिखता हूँ कि लेट्स आई विल राइट जस्ट समथिंग रिलेटेड टू
ओके, सो आई विल राइट क्लास। ओके, सो सिंपल सा बेसिक स्ट्रक्चर बना लो पहले। सो मैं सिंपल सा बेसिक स्ट्रक्चर होता है तो मैं सिंपल सा CPP अपना स्निपेट है इसको पूरा लेता हूँ। बेसिक सा स्ट्रक्चर मुझे कॉपी करके यहाँ पे दे देगा, ठीक है। अब मैं क्लास बनाऊँगा ऐड करके, ठीक है, क्लास बनाऊँगा ऐड करके, ADD, ठीक, क्लास मैंने ऐड करके बनाया, ठीक। अभी क्लास को कैसे बनाऊँगा, क्लास ऐड, ठीक, कर्ली ब्रेसेस के नीचे एक सेमीकोलन, ओके। यहाँ पे मैं एक पब्लिक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, पब्लिक, और पब्लिक के अंदर मैं सेट करता हूँ void या फिर int add, ठीक। int add क्या लेगा हमसे, वैल्यूज़ लेगा। कैसी वैल्यूज़ लेगा, int x लेगा, ठीक, और int y लेगा, इंटीजर वैल्यूज़ 2 लेगा। और उसका काम क्या होगा, वो ऐड करके वो दोनों को देगा, ठीक है। सो ऐड int add तो मैंने बनाया है, डन, ठीक है। मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ जिसकी वजह से कोई कीवर्ड वो उससे रिलेटेड तो चला जाए, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या करेगा, उसकी कुछ वैल्यूज़ लेगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे पब्लिक से बनाया, प्राइवेट नहीं बनाया, ठीक है। तो पब्लिक प्राइवेट दोनों बना देता हूँ। प्राइवेट वहाँ पे मैं int a और b ले लेता हूँ, int a और b, ठीक। अब int x और y लिया और a और b की वैल्यू को a = x ले दिया मैंने और b = y दे दिया, ठीक है, ठीक है, दैट्स इट। अब यहाँ पे x और y की वैल्यू लेके वो a और b में डाल देगा। और मैं यहाँ पे सी आउट क्या कराना चाहता हूँ, सी आउट दी एडिशन इज, ठीक, दी एडिशन इज, एडिशन क्या होना चाहिए हमारा, a + b, ठीक, दैट्स सिंपल। अब ये हमारा एडिशन होगा, यहाँ पे मैं एंडल भी यूज़ कर सकता हूँ, ANDL, ओके, दिस इज डन। अब ये हमारा सिंपल से एक प्रोग्राम बन गया, ठीक है, क्लास बन गया हमारा। अब हमारा int मेन वाला काम करना है, यहाँ पे हमें उसको कॉल करना है, क्या करना है, कॉल, ठीक है। मैं जैसे मैंने बताया कैसे कॉल करते हैं, पहले उसका नाम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या नाम दिया था, उसको ऐड करके नाम दिया था, ऐड नहीं नाम होगा, एडिशन नाम दे देता हूँ मैं कुछ, वरना फिर वो आइडेंटिफायर के साथ मैच करेगा तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। एडिशन, ओके, प्रॉब्लम सभी भी शो कर रहे हैं इसमें। क्लास टाइप, ये तो मेरा पहले का प्रॉब्लम, ये भी मैटर नहीं, ठीक है। चलो यहाँ पे मैंने क्लास बना दिया, ठीक है। और क्लास कैसे बनाया मैं उसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने प्राइवेट में int a और b लिया है, ठीक है। ज़रूरी नहीं, तुम लोग लेना भी चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं लेना है तो नहीं ले सकते, ठीक है। इससे भी काम चल जाएगा वैसे, ठीक है। सिंपल में इसको बता देता हूँ मैं, सिंपल ही ज़्यादा बना देता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, int x और y लेता हूँ, ठीक है, x और y, और इसको भी हटा देता हूँ, ठीक, सिंपल से है बस, ठीक है। और x और y की वैल्यू को आउटपुट करेगा, x और y की वैल्यू को ये आउटपुट करेगा, ओके। int a b भी हटा दो, कुछ भी नहीं है हमारे पास प्राइवेट में, ठीक है। पब्लिक में ही है बस int एडिशन, ठीक है। इसमें अंदर हम लोग x और y की वैल्यू देंगे तो ये आउट करेगा, ठीक। अब इसको कॉल करना है, ठीक। कैसे कॉल करोगे, नाम मैंने बताया, पहले हम लोग को उसका नाम लिखना है, एडिशन यहाँ पे नाम है तो एडिशन मैंने यहाँ पे लिखा, सजेशन आया। अब ऑब्जेक्ट बनाऊंगा obj1, ऑब्जेक्ट 1, एक और ऑब्जेक्ट बनाऊंगा obj2, ऑब्जेक्ट 2, एक और ऑब्जेक्ट बनाऊंगा obj3, ठीक है। सो ये मैंने 3 ऑब्जेक्ट बना लिए। अभी 3 ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हर एक ऑब्जेक्ट में अलग अलग वैल्यूज डालूंगा मैं, तो अलग अलग रिजल्ट्स मुझे देंगे। सो दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अलग अलग वैल्यूज डालूंगा, अलग अलग रिजल्ट्स देंगे। कैसे डालते हैं देखिए, obj1, ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 डॉट एडिशन, ठीक है, ऑब्जेक्ट 1, और किसको वैल्यू दे रहा हूँ, एडिशन को। क्या वैल्यू दे रहा हूँ, पहले मैं 10 दे रहा हूँ, फिर दे रहा हूँ 20, ठीक है। ये हो गया पहली वैल्यू, obj2 डॉट एडिशन, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू ये दे रहा हूँ मैं कि 20 और दे रहा हूँ 30, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया obj3 डॉट एडिशन, अब ये दे रहा हूँ 100 और 200, बस। अब इसको मैं रन करूँगा। सो रन करते ही हमें जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है सबका एडिशन होना चाहिए, ठीक है। अब तो देखो सबका एडिशन आ गया, पहले का एडिशन है 30, दूसरा एडिशन है 50, तीसरे का एडिशन है 300। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म हुआ ना यहाँ पर,
कि हमारा सेम एक एडिशन वाला जो क्लास है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यूज़ के साथ कैलकुलेशन कराए, तो दैट इज़ पॉली। पॉली मतलब अलग अलग बहुत सारे रूप, और मॉर्फिज्म मतलब ग्रुप, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपल सा डेफिनेशन, सिंपल से बेसिक सी मीनिंग है उसकी, ठीक है। सो आई थिंक ये अच्छे से समझा होगा कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म तो हो गया हमारा, ठीक है। इनहेरिटेंस, नाउ व्हाट यू मीन बाय इनहेरिटेंस? सो इनहेरिटेंस इज द टर्म कि हम लोग किसी एक क्लास के ऑब्जेक्ट्स को एक क्लास के फंक्शन को दूसरी क्लास में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या होगा, लेट्स सपोज मेरे पास क्लास ए है, यहाँ पर क्लास ए, ठीक है। मैं सिंपल सा ये बताने की कोशिश कर देता हूँ सिंपल में कि सब कुछ क्लियर कर दो पहले, स्क्रीन, ओके, कहाँ गया पॉइंटर ऑप्शन, इरेज, ओके। मैं सब कुछ इरेज कर देता हूँ। मतलब क्या है बताने का मेरे, कि मेरे पास एक क्लास ए है, एक क्लास है बी, ठीक। अब ये दोनों को मैंने इनहेरिट कर दिया है क्लास सी में, ठीक है। क्लास ए है, क्लास बी को मैंने इनहेरिट कर दिया है क्लास सी में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, क्लास सी का यूज़ करके मैं क्लास ए को भी यूज़ कर सकता हूँ, क्लास बी को भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि मैंने इन दोनों को इनहेरिटेंस में डाल दिया, ठीक है। ए बी को मैंने किस में डाल दिया, ए सी के इनहेरिटेंस में डाल दिया। तो मतलब क्या हुआ कि ए और बी के फंक्शंस को, ऑब्जेक्ट्स को, वेरिएबल्स को मैं सी में यूज़ कर सकता हूँ विदाउट कॉलिंग ए और बी। इसको सिंपल से डेफिनेशन से ही नहीं समझेंगे, बस इसको हम लोग यूज़ करके भी देखेंगे, कैसे यूज़ करेंगे मैं बताता हूँ, ठीक है। तो चलो और प्रोग्राम बनाते हैं क्लास सी करके, ओके। और मैं प्रोग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ, सीपीपी स्ट्रक्चर में अपना ले लेता हूँ सिंपल सा, और दो फंक्शंस, दो क्लास बनाता हूँ, ठीक है। एक क्लास बनाता हूँ हमारा क्लास पर्सन, ठीक है। क्लास स्टूडेंट बनाता हूँ, स्टूडेंट, ठीक। क्लास स्टूडेंट मैंने बनाया है। क्लास स्टूडेंट कैसे बनाएंगे, कर्ली ब्रेसेस नीचे एक सेमीकोलन, ठीक। और मैं यहाँ पे पब्लिक में कुछ लिखता हूँ, पब्लिक, ठीक है। पब्लिक, प्राइवेट तुम लोग नहीं लिखोगे तभी चलेगा, जो डिफ़ॉल्ट में पब्लिक के ऊपर रहता है वो प्राइवेट ही रहता है, ठीक है। तो प्राइवेट में कुछ भी नहीं लिखोगे तभी भी चलेगा। मैं यहाँ पे एक वॉइड नाम का फंक्शन बनाता हूँ, वॉइड डाटा, ठीक। डाटा नाम का फंक्शन बनाया, और ये क्या करेगा, सी आउट वॉइड स्टूडेंट डाटा मैं करता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट का डाटा ले रहे हैं, स्टूडेंट डाटा, ठीक है। स्टूडेंट डाटा हो गया, तो स्टूडेंट डाटा में कुछ भी हो सकता है। सी आउट मैं नेम ले लेता हूँ और रोल नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। सी आउट नेम इज इक्वल टू विकास सिंह, ठीक। और मैं ले लेता हूँ रोल नंबर, तो यहाँ पे एंडल यूज़ करना ज़रूरी है, एंडल ले लेता हूँ सी आउट रोल नंबर, ठीक है। रोल नंबर क्या रहेगा हमारा, रोल नंबर 274, ठीक। और मैं यहाँ पे फिर से एक कैंडल यूज़ कर देता हूँ, ठीक है, दैट्स इट, ठीक। यहाँ पे हुआ क्या, ठीक है। मैंने यहाँ पे दो कुछ डाटा दे दिया है स्टूडेंट डाटा में, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक और क्लास बनाऊँगा पर्सन करके, ठीक है। एक क्लास मेरा हो गया, तो एक्स्ट्रा नीडेड स्पेसेस है, ठीक है। एक और क्लास बनाता हूँ पर्सन, क्लास पर्सन, ठीक। क्लास पर्सन बनाया। अब उस पर्सन में कुछ डाटा डालता हूँ पब्लिक के अंदर, पब्लिक बनाया मैंने, इसमें कुछ डाटा डालूँगा। क्या डाटा डालूँ, लेट्स सपोज पर्सन डाटा, वॉइड पर डाटा लिख देता हूँ बस मैं, ठीक। और इसमें कुछ डाटा डालता हूँ, सी आउट जेंडर इज इक्वल टू मी, ठीक। और एंडल देके एक और सी आउट दे देता हूँ इधर में, इसको मैं जस्ट कंट्रोल से नीचे ले लेता हूँ, और यहाँ पे दे देता हूँ एज 18, 19 ईयर्स, ठीक। दैट्स इट। अब ये हो गया हमारा, दो डाटा हम लोग ने बना लिया, एक तो है स्टूडेंट डाटा और एक पर्सन डाटा, ठीक है, पी डाटा, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग क्लास में है।
अब मेरे को क्या करना है कि इसका इनहेरिटेंस इसको देना है, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज़ को मुझे इसमें यूज़ करना है। जैसे हमारे पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज़ इनहेरिटेंस की वजह से हमारे अंदर आ जाती है, ठीक है। तो मैं जो क्लास स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज़ है मैं पर्सन में देना चाहता हूँ, इनहेरिट करना चाहता हूँ, ठीक है। बायो स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो पर्सन के बाजू में जो हमने नाम दिया था वैसे कॉलन देंगे, ठीक है। कॉलन के बाजू में हम लोग क्या लिखेंगे, पब्लिक की, ठीक है। तो पब्लिक का हमें इनहेरिट करना है, तो पब्लिक, प्राइवेट का करना है तो प्राइवेट, पब्लिक वॉट किसका, स्टूडेंट, ठीक है। दैट्स इट, बस इसकी प्रॉपर्टीज इसमें आ गई, ठीक है। कैसे, अभी अब इसको कॉल करके देखते हैं, ठीक है। मैं क्या यहाँ पे करूँगा, आईएनटी मेन है, ओके सब कुछ ठीक है। सेव करूँगा इसको एक बार, ओके। यहाँ पे हम लोगों ने देखो सेमीकोलन नहीं दिया था तो एरर आ रहा है, ठीक है। सेमीकोलन दिया है अभी, अब मैं सेव करूँगा, ठीक है ना। अब मेरे को मैं कॉल करना है, मैंने 2 क्लास बनाया, तो तुम लोग को ऐसा लगता होगा कि 2 क्लास बनाया है फिर इसको भी कॉल करना पड़ेगा, फिर इसको कॉल करना पड़ेगा, कुछ अलग अलग नाम है। लेकिन नहीं, अब नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने इसको पूरी की पूरी इनहेरिटेंस दे दी है उसको, इसकी स्टूडेंट की। लाइक पेरेंट्स और स्टूडेंट को पता रहता है कि हाँ पेरेंट्स उनके कैसे दिखते हैं, पेरेंट्स कौन है उनके, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे अब क्लास पर्सन को पता है कि स्टूडेंट के पास क्या है, बिकॉज क्यों, मैंने उसको उसका एक्सेस दे दिया है पब्लिक का, ठीक है। तो उसको मैंने इनहेरिट कर दिया। तो सिंपल सा मेरे को सिर्फ पर्सन को कॉल करना पड़ेगा और सारी की सारी वैल्यूज मुझे आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर पर्सन लिखता हूँ, पर्सन, ठीक है। पर्सन obj1 ले लेता हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया। अब obj1 से डॉट करके मैं सब डाटा एक्सेस कर सकता हूँ। 2 ही डाटा थे, स्टूडेंट डाटा और पर्सन डाटा। तो स्टूडेंट डाटा को मैं पहले एक्सेस करता हूँ, ठीक है। और फिर obj2 से obj1 से मैं उसको भी एक्सेस कर लेता हूँ जो हमारा पर्सनल डाटा है, ठीक है। तो दोनों एक्सेस हो गए, ठीक है। तो इनहेरिटेंस का मतलब ये हुआ ना कि एक को यूज़ करके हम दोनों एक्सेस कर सकें, ठीक है। तो दिस इज बेसिक थिंग अबाउट दैट। चलो इसको रन करके देखते हैं एक बार। इसको रन कर दिया, इट विल जस्ट गिव इट आउटपुट ऑफ, देखो नेम आ गया हमारा विकास सिंह, रोल नंबर आ गया 274, मेल एंड 19 ईयर्स। दैट्स वेरी इजी थिंग, आई थिंक यू गॉट अंडरस्टूड अबाउट दिस, ठीक है। चलो इसको फिर से कंप्लीट कर लो, नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, देखते हैं कितना टाइम लगता है इसमें। ओके, इनहेरिटेंस समझ गया होगा, इनहेरिटेंस क्या होता है, नो डाउट। पॉइंटर, ठीक है, इनहेरिटेंस समझा होगा क्या होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। तो एनालिसिस इज बेसिक व्हाट की, चलो मान के चलो अब तुम लोग डेवलपर या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, तो तुम्हारे पास 2 स्टेजेस होते हैं किसी भी चीज़ को करने के या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने के। पहला स्टेज होता है कि यूज़र की रिक्वायरमेंट को समझना, दूसरा स्टेज होता है उसको तुम लोग डिज़ाइन, अपना कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन करना, तीसरा स्टेज होता है एक्चुअल प्रोग्रामिंग की। तो हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में क्या देखने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस इज अ फर्स्ट टेक्निकल एक्टिविटी। कोई भी सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले एक फर्स्ट टेक्निकल एक्टिविटी होती है कि तुम्हें कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए, यूज़र की रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या वो एक्चुअली में किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने का, ठीक है। सो इनहेरिटेंस, ओके दिस इज ओके। तो इंट्रोड्यूसेस अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो हम लोग बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन करते हैं बिफोर क्रिएटिंग अ सॉफ्टवेयर। all comes under object oriented analysis. We analyze that how we can build this software for our customer that wanted this thing to their software, okay. So we analyze the software requirements, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स कि हाँ कस्टमर को क्या चाहिए, कैसा चाहिए, क्या वो इस प्राइस रेंज में आएगा, क्या ये चीज़ें कंपलसरी हैं, क्या ये चीज़ें अनकम्पलसरी हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें एनालिसिस में आती हैं, ठीक है। सो इन्फॉर्मेशन डोमेन इज मॉडल, ठीक है। तो जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन रखी जाएंगी वो मॉडल किया जाएगा पहले, फिर बिहेवियर इज रिप्रेजेंटिंग कि तुम्हारा सॉफ्टवेयर कैसे काम करने वाला है, उसका बिहेवियर क्या होने वाला है। फंक्शन इज डिस्क्राइब, कोई भी फंक्शन बनाया जाता है, ठीक है। तो कितने फंक्शन बनाए जाने चाहिए, एक सॉफ्टवेयर है छोटा सा उसमें कितने फंक्शन लगेंगे, बड़ा सॉफ्टवेयर है उतने कितने फंक्शन लगेंगे। डाटा फंक्शनल बिहेवियरल मॉडल्स आर डिवाइडेड इनटू कवर द ग्रेटर डिटेल्स, ठीक है। तो डाटा फंक्शन बिहेवियरल मॉडल अलग अलग चीज़ों को डिवाइड किया जाता है कि हम लोग उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जा सकें। अगर हम लोग को ए और प्लस बी करना है तो सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन पूरा एक कैलकुलेटर बनाना है तो तुम लोग को ए डिवाइड बाय बी, ठीक है, ए डिवाइडेड बाय बी के लिए अलग मॉड्यूल डिज़ाइन करना पड़ेगा, ए प्लस बी के लिए अलग मॉड्यूल डिज़ाइन करना पड़ेगा, ए माइनस बी के लिए अलग मॉड्यूल डिज़ाइन करना पड़ेगा।
तो हर एक चीज़ का अलग अलग डिवीजन होता है, मॉडल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। अर्ली मॉडल्स आर रिप्रेजेंटेड इन एसेंस ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। अर्ली मॉडल पहले क्या होता था कि हम लोग प्रॉब्लम्स में डील करते थे, लेकिन अब वो मॉडल्स में डील किए जाते हैं, ठीक है। सो द अबव नोट्स ऑफ प्रिंसिपल्स फॉर्म द फंडामेंटल्स ऑफ द एओ अप्रोच, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन अभी सेकंड स्टेप होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। अब हमने उसको एनालाइज कर दिया, अब उसको करना है डिज़ाइन। क्या करना है? डिज़ाइन, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन एंड एनालिसिस model created using the object oriented analysis. It transforms the object oriented design into a design model that works as a plan of software creation. अब हम लोग ने एनालिसिस कर लिया है कि हाँ हम लोग को ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर चाहिए, ये रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब उसके ऊपर हम लोग कुछ प्लान बनाते हैं कि हाँ ये ऐसा होगा, ऐसे ऐसे बनेगा। तो बहुत सारी चीज़ें आती है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन में। क्या आती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। A planning to create a software, a planning to develop a software is also known as object oriented design, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें आगे पढ़ोगे तुम लोग। OOD ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें और टर्मिनोलॉजीज है जो तुम्हें अंडरस्टैंड होना चाहिए। पहला तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ठीक है। सो एट्रीब्यूट्स कलेक्शन ऑफ डाटा एट्रीब्यूट्स डिस्क्राइब्स अ क्लास, ठीक है। अगर तुम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन की बात कर लो तो इसके एट्रीब्यूट्स तुम्हारे क्लास ही होते हैं, बिकॉज क्लास में सारे तुम्हारे डाटा हो गए, ठीक है, तुम्हारे फंक्शंस हो गए, ठीक है, फंक्शंस हो गए, सारे के सारे तुम्हारे क्लास के अंदर ही स्टोर होने वाले इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्लास। सो क्लास इज एन एनकैप्सुलेट्स द डाटा एंड प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन रिक्वायर्ड टू द डिस्क्राइब द कंटेंट। सो क्लास इज बेसिकली हमारा एब्स्ट्रैक्शन परफॉर्म करता है, इनकैप्सुलेशन परफॉर्म करता है। एब्स्ट्रैक्शन सिंपल वे में जानो, एब्स्ट्रैक्शन इज व्हाट किसी भी डाटा को मैनेज करने का काम। अभी हमारा जो यूज़र है, जो हमारा प्रोग्रामर है, उसको नहीं चाहिए कि वो 0 और 1 में डील करे डाटा को रखने के लिए, तो वहाँ पे आते हैं हमारे क्लासेस, ठीक है। क्लासेस क्या करेंगे? उसको यूज़र फ्रेंडली वे में हमें मैनेज करना, रीड करने का काम करेंगे वो क्लासेस का यूज़ करके, ठीक है। तो एनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शन इज व्हाट एब्स्ट्रैक्टिंग द डाटा फ्रॉम मशीन लैंग्वेज टू रीडेबल लैंग्वेज। abstracting the data from machine language to readable language is known as abstraction, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या मैंने बताया था, इंस्टेंसेस होते हैं वो स्पेसिफिक क्लास की, कि हर एक टाइम पे वो कौन से इंस्टेंस पे है, इनहेरिट्स द क्लास एट्रीब्यूट्स एंड ऑपरेशंस, ठीक है। तो सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए। ऑपरेशंस प्लस माइनस, ठीक है, ज़्यादातर ये ऑपरेशन होता है, मेथड्स और सर्विसेज, ठीक है। आगे आगे हम लोग देखेंगे। सब क्लासेस, सुपर क्लासेस, ये तुम्हें पता ही होगा सब क्लासेस और सुपर क्लासेस क्या होता है। सुपर क्लास का बड़ा सा क्लास है, ठीक है, और उससे बहुत सारे इनहेरिटेड हैं, एक क्लास से बहुत सारे उनके बच्चे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सब सुपर क्लास, ये हो गया हमारे सब क्लास, दैट्स इट, ठीक है। सो आई थिंक इतना समझा होगा। कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग एंड रिक्वायरमेंट्स मॉडल। कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग और रिक्वायरमेंट्स मॉडल क्या होता है? सो द बेसिक थिंग इज दैट कि हम लोग कोई भी चीज़ को कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग करते हैं पहले तो, जैसे हम लोगों ने एनालिसिस किया, फिर डिज़ाइन किया, ठीक है। तो जो हम लोगों ने डिज़ाइन किया, जो प्लान किया कि सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा, कि कैसा बनेगा, तो हमारा आता है कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग, ठीक है। और रिक्वायरमेंट्स मॉडल क्या है कि उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स लगेंगी, ठीक है। सो उसको हम लोग बोल सकते हैं रिक्वायरमेंट्स मॉडल, ठीक है। सो 4 रिक्वायरमेंट्स मॉडल ऑफ कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स आर डिस्क्राइब। पहला होता है वैलिडिटी, ठीक है, फिर होता है क्रेडिटेबिलिटी, ठीक है, फिर आता है यूटिलिटी और फिर आता है फीजिबिलिटी, ठीक है। तो 4 चीज़ें हैं अगर हम लोग कॉन्सेप्चुअल और रिक्वायरमेंट मॉडल की बात करें। पहली होती है वैलिडिटी, कि तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर है क्या वैलिड है किस काम के लिए या फिर नहीं, इसकी वजह से वो रिक्वायर्ड है ना। मान के चलो हमारे पास एक बैंकिंग का सॉफ्टवेयर हमें बनाना है, ठीक है, और बैंकिंग का सॉफ्टवेयर ये इस काम की वैलिड ही नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर पैसे को ट्रांसफ़र कर सके, तो वैलिडिटी उसकी क्या है, एकदम ख़त्म ही, ठीक है। सो फिर आता है हमारा क्रेडिटेबिलिटी। वैलिडिटी का एक और एग्जांपल मान के चलो कि अभी पहले की एप्लीकेशन मान के चलो, अभी तो बहुत सारे एडवांस एप्लीकेशन आ गए हैं गूगल प्ले स्टोर पे, लेकिन अगर तुम लोग सर्च करोगे बहुत सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन, तो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन कोई यूज़ ही नहीं है हमारे पास, जो प्ले स्टोर पे रखा था, ठीक है। सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन का कोई यूज़ ही नहीं, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है, तो उसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो जाती है, ठीक है। आज की टेक्नोलॉजी के सामने उसका कोई यूज़ ही नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी इज़ वर्ड कि उसको कुछ हम लोग यूज़ करने के काम ला सकें, जैसे हमें वैलिडिटी था उससे क्रेडिबिलिटी, ठीक है। ये सब चीज़ें तुम लोग आगे देखोगे। कंसेप्चुअल मॉडलिंग बस इतना समझ के चलो कि कंसेप्चुअल मॉडलिंग इज़ व्हाट कि डिज़ाइन के बाद कंसेप्चुअल वे पे उसको कैसे मॉडल करना है, इस कंसेप्चुअल मॉडलिंग।
रिक्वायरमेंट्स मॉडल इज व्हाट कि व्हाट आर द थिंग्स वी रिक्वायर और व्हाट आर द डाटा वी रिक्वायर टू क्रिएट अ मॉडल फॉर द सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट मॉडल। इसको तुम लोग सिंपल वे में समझ सकते हो कि कोई तुम लोग डिश बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए रहेंगे वो तुम्हारा रिक्वायरमेंट मॉडल में आता है, ठीक है। कैसे कैसे बनाना है रेसिपी वो तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल मॉडल में आती है। रेसिपी से तुम लोग खाना, रेसिपी इज नॉट द थिंग दैट यू कैन ईट, द थिंग दैट यू कैन मेक फ्रॉम इट। तो कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट से तुम लोग एक्चुअली में कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हो। जैसे मेरे पास कॉन्सेप्ट था कि हाँ मैं एक इंस्टेंस बना सकता हूँ, इंस्टेंस पता है मुझे, तो मेरे कॉन्सेप्ट है, मेरे माइंड में है, ना कि वो एक्चुअली में है। तो आई थिंक ये समझा होगा तुम्हें। एनालिसिस मॉडल एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एनालिसिस मॉडल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या होता है, ठीक है। सो एनालिसिस मॉडल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो एनालिसिस मॉडल इज अ टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम, टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिस्टम, इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द डिस्क्रिप्शन एंड डिज़ाइन मॉडल। ये एक बोल सकते हो कि टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम। सिस्टम क्या है? यहाँ पे सिस्टम कभी भी बात किया है तो तुम्हारा सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, बैंकिंग सॉफ्टवेयर हो सकता है, ठीक है, बैंकिंग सॉफ्टवेयर हो सकता है, एटीएम का सॉफ्टवेयर हो सकता है, ठीक है, या फिर स्कूल का सॉफ्टवेयर हो सकता है, या फिर टेस्ट का सॉफ्टवेयर हो सकता है, बहुत सारे सिस्टम्स हो सकते हैं। तो टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन कि हाँ एनालिसिस करके हम लोग ऐसा ऐसा बता रहे हैं कि हाँ ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर तुम्हारा बनना चाहिए, ठीक है। अब between the description of model, it in analysis modeling information, behavior, function of the system are defined। हम लोग एनालिसिस मॉडल में उसका इंफॉर्मेशन क्या होगा, बिहेवियर क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, ये सारी चीज़ें डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये सब मैंने पहले भी बताई थी, अभी भी बता रहा हूँ। ट्रांसलेटेड इनटू आर्किटेक्चरल कंपोनेंट इंटरफेस लेवल डिजाइनिंग एंड मॉडलिंग, ठीक है। इट मस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड वे टू क्रिएटिंग अ डिज़ाइन, इट मस्ट डिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर, ठीक है। अभी तुम लोग कोई भी एनालिसिस या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने का एनालिसिस कर रहे हो तो 3 पॉइंट्स हमेशा याद रखना कि एस्टेब्लिश करना चाहिए कि वे ऑफ क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। पता चला तुम लोग कोई ऐसा कॉन्सेप्ट लेके बना के बैठे हो लेकिन वो ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है, वैसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है। हाँ मैंने चलो टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट लेके बैठा, तो सॉफ्टवेयर को क्या टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट पॉसिबल है? नहीं। क्या है? नहीं। तो एक्चुअली में इस्टेब्लिश अ वे ऑफ क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर, वो कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए कि हाँ उससे कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है इट मस्ट डिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर। पता चला तुम्हें एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जिससे पैसे ट्रांसफर हो, ठीक है, लेकिन तुम लोगों ने पानी पूरी वाला सॉफ्टवेयर बना दिया तो दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड ना। तो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे वैसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ठीक है। आई थिंक यू गॉट अंडरस्टैंड। मेरे एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा सिली होते हैं, ठीक है। इट मस्ट डिफाइन अ सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, वो एक सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करने चाहिए, ठीक है। लाइक एक कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं रहती, एक सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स है। फॉर एग्जांपल एक रिक्वायरमेंट ये है कि वो मनी ट्रांसफ़र करना चाहिए, रिक्वायरमेंट ये है उसका ट्रांजैक्शन दिखाना चाहिए, रिक्वायरमेंट ये है उसके रिसीप्ट जनरेट होने चाहिए, एक रिक्वायरमेंट ये है कि जो डाटाबेस में है उसको अपडेट भी करना। तो ये सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं, सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं, इंस्ट्रक्शंस है जो एक सॉफ्टवेयर को एक टाइम पे सब करने हैं। तो सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स इसकी वजह से यहाँ पे बोला गया, ठीक है। आई थिंक यू गॉट अंडरस्टूड। एलिमेंट्स ऑफ एनालिसिस मॉडल, नाउ व्हाट यू मीन बाय एलिमेंट्स ऑफ एनालिसिस मॉडल। तो अब हम लोग को कुछ एलिमेंट्स पते होने चाहिए, जैसे डाटा ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, प्रोसेस स्पेसिफिकेशन, तो इसका एसएस लेना नहीं काम आएगा। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ठीक है, डाटा फ्लो डायग्राम, डाटा डिक्शनरी, स्टेट ट्रांसमिशन डायग्राम, कंट्रोल स्पेसिफिकेशन। वैसे ये तुम लोग को आने वाला नहीं है बट सिंपल सा मान के चलो कि होता क्या है। तो डाटा ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन इज व्हाट कि जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो डाटा है उसका क्या डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। जैसे मैंने वहाँ पे डाटा का डिस्क्रिप्शन डाला था, ठीक है, एडिशन और हम लोग ने सॉफ्टवेयर बनाया था। तो ऑब्जेक्ट को जो था अगर हम लोग उसकी बात करें तो ऑब्जेक्ट में क्या है, इंटीजर वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू है, तो उसका डिस्क्रिप्शन देने का काम क्या होता है, डाटा ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन का, ठीक है। प्रोसेस स्पेसिफिकेशन की प्रोसेस की मेजॉरिटी पता करता है, प्रायोरिटी पता करता है, ठीक है। तो प्रोसेस स्पेसिफिकेशन अगर तुम लोग कंप्यूटर सिस्टम ऑन करोगे अपना, मैंने कंप्यूटर सिस्टम ऑन किया, ठीक है, टास्क मैनेजर में मैं जाता हूँ, यहाँ से आई विल गो टू द टास्क मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग को एक स्पेसिफिक सा फंक्शन मिलता है प्रायोरिटी का, ठीक है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी तुम लोग हटा सकते हो, बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ये वाली बेंडिंग एम की प्रायोरिटी है, तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक वैल्यूज आएगी, प्रॉपर्टीज, वैल्यू कहाँ गई,
गेट डिटेल्स वैल्यूज़। हाँ देखो यहाँ पे प्रायोरिटी की वैल्यू आती है सेट प्रायोरिटी करके, ठीक है। सो अभी तो नहीं आ रही है, वेट हम कोई और प्रोसेस उठाने दो। ओके, गो टू डिटेल्स, नहीं ये नहीं चाहिए अपने को, प्रोसेस प्रॉपर्टीज़। ओके बस इतना समझ के चलो। उसके ऊपर प्रायोरिटी सेट करने के लिए आता है कि हाँ कि उसकी प्रायोरिटी कैसे सेट कर सकते हो, कैसे जाते हैं। विंडोज 7 में आता है, विंडोज 10 में आती है, ये हटा ही दिया, ठीक है। तो जो कुछ भी है, ठीक है, बस इतना समझ के चलो कि उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए और उसको प्रायोरिटी क्या होना चाहिए कि अगर सिस्टम रन कर रहा है तो उसको कितना प्रायोरिटी देगा कि हाँ कि कोई और सॉफ्टवेयर है तो उसको प्रायोरिटी देना चाहिए कि इससे पहले इसको रन करे, ठीक है, अगर वो बड़ा सॉफ्टवेयर तो दैट इज़ प्रायोरिटी, ठीक है। डाटा डिक्शनरी, डाटा डिक्शनरी इज वॉट कि तुम्हारे डाटा में क्या क्या चीज़ें हैं तो उसको डाटा डिक्शनरी, जैसे डिक्शनरी होता है इंडेक्सिंग जिसको हम बोलते हैं, इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग इज वॉट कि तुम्हारे पास क्या डाटा है उसकी डिक्शनरी देना, ठीक है। डाटा फ्लो डायग्राम, डाटा कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, अप टू डाउन फ्लो हो रहा है, डाउन टू बॉटम फ्लो हो रहा है, सो दैट इज डाटा फ्लो, ठीक है। अब स्टेट ट्रांसमिशन, स्टेट ट्रांसमिशन डायग्राम इज वॉट, तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर है हर एक टाइम पे अलग अलग वे में काम करता है तो अपना स्टेट ट्रांसफॉर्म करते रहता है। तो पहले उसने रिसीव बनाने का काम किया, ठीक है, नेक्स्ट उसने ट्रांसलेशन किया, नेक्स्ट उसने बहुत सारी चीज़ें अलग अलग वे में फ्लो में किया है, ठीक है, और कई कई बार वो रिस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग चीज़ें भी करता है। तो इट स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम और ट्रांसिशन डायग्राम, ठीक है। कंट्रोल स्पेसिफिकेशन, कंट्रोल स्पेसिफिकेशन इज वॉट कि तुम्हारे हाथ में क्या चीज़ें तुम लोग कंट्रोल कर सकते हो जो तुम्हारे हाथ में है। एक सॉफ्टवेयर में या फिर एक एप्लीकेशन में मोस्ट ऑफ द चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होती। फॉर एग्जांपल वो अपने आप इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। आजकल इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है कि तुम लोग कोई एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो ना तो एक्चुअली वो कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर सकते। एक्चुअली वो एप्लीकेशन नहीं होता, वो एक ज़िंदा इंसान रहता है जो तुम अपने एप्लीकेशन या फिर अपने फ़ोन में डालते हो, ठीक है। वो ज़िंदा इंसान कोई और नहीं, प्रोग्रामर रहता है। प्रोग्रामर तो अपना पूरा माइंड उसके ऊपर लगा देता है और अलग अलग चीज़ उसको ऐसा डिज़ाइन कर देता है तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा वो तुम्हारे फ़ोन के सामने करके और अंदर ही अंदर क्या कर रहा है, ठीक है। तुम लोग वीडियो कॉल करते हो तो तुम्हें नहीं पता चलता कि तुम अंदर क्यों कैसे दिख रहे हो, ठीक है। और कैमरा, अभी तुम फ़ोन यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो कैमरा ऑन है ऑफ है तुम्हें कुछ पता चलता है, कुछ भी नहीं पता चलता, ठीक है। इसकी वजह से आजकल बहुत ज़्यादा यू कैन से दैट डाटा का चोरी ये सब ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। नेक्स्ट पे चलते हैं, द डिज़ाइन मॉडलिंग, ठीक है, इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। नाउ डिज़ाइन मॉडलिंग इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है। सो पहले तो मुझे देखने दो कि कितना हुआ है, 193 MB. Okay, now design modeling in software development. Now design modeling in software development or software engineering is what ki represent the feature of software that helps the engineer to develop effectively. अब design modeling in software development क्या होता है, तो हम लोग ने एनालिसिस देखा, ठीक है, डिज़ाइन देखा, ठीक है, एनालिसिस देखा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस देखा, एनालिसिस में हम लोग कॉन्सेप्चुअल थिंग्स करते हैं, डिज़ाइन देखा, ठीक है। अब डिज़ाइन मॉडलिंग इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है कि डिज़ाइन को भी हम लोग मॉडल करते हैं, क्या करते हैं, मॉडल करते हैं। डिज़ाइन करने के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे व्यूज़ होते हैं, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, वो किस में आते हैं, डिज़ाइन मॉडलिंग में आते हैं। किस में आते हैं, डिज़ाइन मॉडलिंग में। अभी हम लोग बना कुछ नहीं रहे, अभी हम लोग सिर्फ सोच रहे हैं, ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ सोच रहे हैं कि कैसे कैसे डिज़ाइन करना है, ठीक है। सो डिज़ाइन मॉडलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिप्रेजेंट द फीचर्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स द इंजीनियर टू डेवलप इफेक्टिवली, ठीक है। सो आर्किटेक्चर ऑफ यूजर इंटरफेस हो सकता है, कंपोनेंट लेवल डिटेल्स हो सकते हैं। डिज़ाइन मॉडलिंग प्रोवाइड्स वैरायटी ऑफ डिफरेंट व्यूज फॉर द सिस्टम्स लाइक आर्किटेक्चरल प्लान, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको तुम लोग डिज़ाइन मॉडलिंग से डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, इम्प्लीमेंटेशन मॉडल। नाउ व्हाट डू मीन बाय इम्प्लीमेंटेशन मॉडल। अब यहाँ पे हम लोग ने उस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर लिया, उसको इम्प्लीमेंट करना है, क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। सो इम्प्लीमेंटेशन मॉडल हाउ अ सिस्टम और एप्लीकेशन सर्विस वर्क्स, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन मॉडल में हमें ये देखना है कि हाउ द मॉडल रिप्रेजेंट्स हाउ अ सिस्टम एप्लीकेशन सर्विस इंटरफेस एक्चुअली वर्क कैसे करेगा। इट इज़ ऑफ्टन डिस्क्राइब विद अ सिस्टम डायग्राम, ठीक है, सूडो कोड, ठीक है, लेटर ट्रांसलेटेड इन रियल कोड। तो कोई भी चीज़ जैसे हम लोगों ने फ्लो चार्ट पढ़ा है वो भी एक इम्प्लीमेंटेशन मॉडल है। क्या है, इम्प्लीमेंटेशन मॉडल, जो बताता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ऐसे ऐसे वर्क करेगा, ठीक है। So I think you got clear about this. What is implementation model? It's just to represent how the system or how the system application service interface works. ठीक है, आगे चलते हैं. Now it is test model.
सो अब हमारा डेवलपमेंट हो चुका है, अब उसको टेस्ट करना है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस को समझना हमेशा, ठीक है। ये हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक, ये हमारे पास एक डेवलपर है, और डेवलपर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस डायग्राम में, हमेशा से याद रखना, ठीक है। तो डेवलपर है, ये है हमारा टेस्टर, सबसे बड़ा दुश्मन डेवलपर का टेस्टर ही होता है, ठीक है, गलतियाँ निकालने वाला। और ये हमारा सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये हमारा सॉफ्टवेयर। अब इस सिस्टम में सॉफ्टवेयर है और डेवलपर उसके ऊपर काम कर रहे हैं, डेवलपर उसको बना रहे हैं। अब डेवलपर ने उसको बनाया, ठीक है, अब बोला कि टेस्टर को, टेस्टर भाई तू देख ले अपना कि मैंने सॉफ्टवेयर बना दिया, टेस्टर देखेगा उसको, ठीक है। अब टेस्टर देखेगा, टेस्टर देखने के बाद वो कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखेगा कि टेस्टिंग मेथोडोलॉजी उसके ऊपर लगाया, बहुत सारे टेस्ट उसके ऊपर करेगा कि हाँ वो हर एक सिस्टम में ऐसे सर्वाइव कर रहा है कि नहीं। तो टेस्टिंग मेथोडोलॉजी लगाएगा, उसके को टेस्ट करेगा। अगर वो रिजल्ट एक्सपेक्टेड आए, अगर मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया A+B करने का, ठीक है, A+B के लिए बहुत सारे वैल्यूज़ लेगा, माइनस के वैल्यूज़ लेगा, प्लस के वैल्यूज़ लेगा, ए के वैल्यूज़ लेगा, बी के वैल्यूज़ लेगा, बहुत सारे वैल्यूज़ लेगा, ठीक है। टेस्ट करेगा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आए तो सक्सेसफुल है, नहीं आए फिर से उस सॉफ्टवेयर को बोलेगा कि हाँ फिर से इसको देख दो, ठीक है। अब बग मॉडल का क्या काम है? बग मॉडल का ये काम है कि जो टेस्टर होता है उसके पास एक खुद की शीट होती है बग्स की, एक्सपेक्टेड बग्स की। क्या? एक्सपेक्टेड बग्स की। एक्सपेक्टेड बग्स A+B में क्या हो सकते हैं कि हाँ ये A और B जो पॉजिटिव वैल्यूज है उसे प्लस कर ही रहे हैं, लेकिन नेगेटिव वैल्यूज को नहीं कर पा रहे, ये भी एक बग है। क्या है? बग है। तो बग मॉडल क्या बताते हैं कि एक्सपेक्टेड बग क्या होनी चाहिए तुम्हारे सॉफ्टवेयर में, किसमें? सॉफ्टवेयर में। समझा? तो ये सिंपल सा बेसिक थिंग था टेस्ट मॉडल का, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन, ठीक है। कितने स्लाइड्स बाकी हैं अभी इसमें? दिस इज 15th वन, बहुत है, ठीक है। चलो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन? तो मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन पहले ही बता चुका हूँ। सो बेसिकली इसको फिर से एक बार देख लो, कोई पूछे तो उसमें बताने आना चाहिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट डिड नॉट स्पॉन्टेनियसली जनरेट सेल्स फ्रॉम द एशेस ऑफ द, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन इज जस्ट बेसिकली एनालाइजिंग द यूजर रिक्वायरमेंट्स एंड क्रिएटिंग कॉन्सेप्चुअल मैप, ठीक है। एनालिसिस क्या होता है कि एनालाइज करना यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को एक कॉन्सेप्चुअल मैप बनाना, ठीक है। और डिज़ाइन इज प्लानिंग टू क्रिएट दैट सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिंपल से इतना समझ के चलो, ठीक है। डेफिनेशंस में जाओगे तो घूमते रह जाओगे, फिरते रह जाओगे, सब कुछ भी मिलेगा नहीं, ठीक है। बस इतना समझो कि एनालिसिस क्या होता है, जस्ट टेकिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूज़र, ठीक है, एंड क्रिएटिंग कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन। अब डिज़ाइन क्या होता है कि उस सॉफ्टवेयर का जो डिज़ाइन है उसको बनाने के लिए क्या क्या प्लानिंग तुम्हें करनी है, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट मॉडल। व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट मॉडल? नाउ एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट मॉडल्स इज अ 4 मेजर एलिमेंट्स, ठीक है। 4 एलिमेंट्स रहते हैं इसके अंदर। तो क्या होते हैं, मैं इसको सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो 4 मॉडल्स ये होते हैं, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, मॉड्यूलरिटी और हायरार्की, ठीक है। और एक्स्ट्रा हो गया टाइपिंग, कॉन्करेंसी एंड परसिस्टेंसी, ये तुम्हारा प्रोग्रामिंग वाला पार्ट हो गया। लेकिन जो 4 मेजर एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट मॉडल के वो एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, मॉड्यूलरिटी एंड हायरार्किकल, ये देखने वाले, ठीक है। पहला आता है एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन इज व्हाट? एब्स्ट्रैक्शन इज वन ऑफ द फंडामेंटल वे विच वी एज अ ह्यूमन कोप द कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या है कि कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने का काम करता है एब्स्ट्रैक्शन। क्या करता है एब्स्ट्रैक्शन? डाटा एब्स्ट्रैक्शन तुम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। डाटा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, व्यूज़ के थ्रू तुम लोगों ने पढ़ा है DBMS में, ठीक है। तो डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या काम करता था कि जो डाटा है उसको और ज़्यादा सिंपल वे में लाने की कोशिश, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एब्स्ट्रैक्शन कहाँ यूज़ करते हैं? क्लासेस के थ्रू। किसके थ्रू? क्लासेस के थ्रू। क्लासेस क्या काम हमारा करता है कि क्लासेस क्या करता है, जो तुम्हारा फंक्शंस है, जो तुम्हारे ऑब्जेक्ट्स है, जो तुम्हारे डाटा है, उसको सिंपल वे में व्यू और मैनेज करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रॉपर्टी एक्सेल करता है, जिसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। उसमें एब्स्ट्रैक्शन तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। एन एब्स्ट्रैक्शन डिनोट्स द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट डिस्टिंग्विश इन द फॉर्म ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. Thus, it provides in crispity defined conceptual boundaries
रिलेटिव टू द पर्सपेक्टिव ऑफ द व्यूअर। व्यूअर के पर्सपेक्टिव से हम लोग बहुत सारी बाउंड्रीज को बना सकते हैं, ठीक है, कि व्यूअर ऐसा है तो जो हमारा क्लास है वो कैसा दिखना चाहिए, ठीक है, डिफाइन कंसेप्चुअल बाउंड्रीज, ठीक है, बाउंड्रीज बना सकते हैं। ओके, सिंपल सा व्यू करने का। तो एब्स्ट्रैक्शन इज नथिंग बट सिंपल हाउ वी कोप द कम्प्लेक्सिटी, हाउ वी कोप द कम्प्लेक्सिटी, बस इतना ध्यान रखो, हाउ वी कोप द कम्प्लेक्सिटी, सिंपल सा डेफिनेशन है, हम लोग कम्प्लेक्सिटी को कैसे कोप करें या फिर कम करें, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इनकैप्सुलेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इनकैप्सुलेशन? सो इनकैप्सुलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कंपार्टमेंटलाइजिंग, ठीक है, द एलिमेंट। कंपार्टमेंटलाइजिंग मतलब क्या, कि उसके अलग अलग कंपार्टमेंट्स बनाना, दिस कॉम्स इन इनकैप्सुलेशन, ठीक है। अब एलिमेंट्स, अब एब्स्ट्रैक्शन तो हम लोग को पता है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन अलग अलग व्यूअर के हिसाब से उसके व्यूज़ क्रिएट करना, ठीक है, उसके व्यूज़ क्रिएट करना। अब इनकैप्सुलेशन क्या करेगा, उस व्यूज़ को रिप्रेजेंट करने का काम, उस व्यूज़ को सिंपल में रिप्रेजेंट करने का, व्यू 1, व्यू 2, व्यू 3, व्यू 4, व्यू 5, ठीक है। Encapsulations of the separate and conceptual interfaces of abstraction into the implementation। यहाँ पे मैंने क्या बोला, सेपरेट और कंसेप्चुअल इंटरफेसेस, ये सब सेपरेट हैं और कंसेप्चुअल इंटरफेसेस हैं किसके, एब्स्ट्रैक्शन के, किसके, एब्स्ट्रैक्शन के। एब्स्ट्रैक्शन ये एक एब्स्ट्रैक्शन, ये एक एब्स्ट्रैक्शन, ये एक एब्स्ट्रैक्शन, ये एक एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, इसके अलग अलग व्यूज, अलग अलग सेपरेट इंटरफेसेस है, ठीक है। तो दिस कम्स अंडर व्हाट, इनकैप्सुलेशन। ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, बस इसको सिंपल वे में लेके चलोगे तो ईजी है। नेक्स्ट, मॉड्यूलरिटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मॉड्यूलरिटी? सो मॉड्यूलरिटी इज व्हाट, when modularity is a property of a system that has been decomposed into a set of cohesive loosely coupled modules, ठीक है। तो मॉड्यूलरिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम दैट हैज़ बीन डिकम्पोज, मतलब क्या, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है या फिर एक सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम है सॉफ्टवेयर का, ठीक है। अब एक और सिस्टम है सॉफ्टवेयर का जो बड़ा है इससे, और इसकी रिक्वायरमेंट इसमें है, जिसको मैं इसमें इंटीग्रेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल A+B का मैंने एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है, और एक है कैलकुलेटर, तो मैं A+B का प्रोग्राम कैलकुलेटर में इंटीग्रेट कर सकता हूँ, यस राइट। तो दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलरिटी। व्हाट, मॉड्यूलरिटी। किसी भी एक बड़े सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए मॉड्यूलरिटी का कॉन्सेप्ट हम लोग ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, कि एक सॉफ्टवेयर है, बड़ा सा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग अलग अलग करके डिज़ाइन करें, ठीक है, एक मॉड्यूल, 2 मॉड्यूल, 3 मॉड्यूल, 10, 20, 10,000 मॉड्यूल, जितना भी हो सके उसको अलग अलग करके डिज़ाइन करें और एट द एंड सबको एक सिस्टम में डाल दें। तो ये क्या हो गया कि एक मॉड्यूल को एक दूसरे से इंटररिलेट करके बड़ा सा सॉफ्टवेयर बन गया, ठीक है, और हम लोग को सिंपल वे में एक एक मॉड्यूल को डिफाइन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है। तो हम लोग ने ये कहाँ देखा है, कहीं तो देखा है, थिंक मैंने बताया भी एक बार, तो ठीक है, चलो कोई नहीं, ठीक है। डिविजन्स में, हाँ, CSS के डिवीजन में देखा है, तो डिवीजन की प्रॉपर्टी एक और होती है मॉड्यूलरिटी, ठीक है। तो हम लोग अलग अलग मॉड्यूल्स डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर पर्सन कोई डिज़ाइन नहीं कर पाएगा, उसके ऊपर बहुत सारे मॉड्यूल्स लगते हैं, और हर एक मॉड्यूल एक पर्सन डिज़ाइन करता है एक कंपनी में, ठीक है, और एक पर्सन का एक मॉड्यूल एक सॉफ्टवेयर में 1% का हिस्सेदारी देता है, ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, कि बड़े से सॉफ्टवेयर को ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे मॉड्यूल्स में लाना, जैसे हमारे पास, लेट्स सपोज मान के चलो कि सबसे पहले सब कुछ क्लियर करने दो, ठीक है। मान के चलो मेरे पास एक कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर है इधर, ठीक है। अब इसके मैंने बहुत सारे मॉड्यूल बनाए। पहला मॉड्यूल ये बनाया कि A+B का काम कौन करेगा, A-B का काम कौन करेगा, A/B का काम कौन करेगा, ठीक है, A% का काम कौन करेगा। तो ये सारे मैंने मॉड्यूल्स बना दिए। अब हर एक पर्सन एक मॉड्यूल को डिज़ाइन करेगा तो उसके लिए ईजी पड़ेगा, और वही सारे पर्सन एक मॉड्यूल को डिज़ाइन करेगा, एक पर्सन एक मॉड्यूल को डिज़ाइन करेगा तो उसके लिए टफ पड़ सकता है, ठीक है। बड़े बड़े सॉफ्टवेयर, बड़े बड़े गेम्स, बड़े बड़े वेबसाइट्स ऐसे ही बनते कि अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को मॉड्यूल्स में फॉर्म करना और उसके ऊपर काम करना, ना कि पूरे एक सॉफ्टवेयर को ही लेके बैठ जाना कि हाँ ये अब मेरे को एक ही बार में फ्री फायर ये सब सारी चीज़ें बनानी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, उसके अलग मॉड्यूल, लॉगिन के मॉड्यूल्स अलग रहते हैं, फिर इंटरफेस के मॉड्यूल्स अलग रहते हैं, बैकएंड के मॉड्यूल्स अलग रहते हैं, सबके मॉड्यूल्स अलग अलग रहते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या फिर गेम डेवलपमेंट जो कुछ भी तुम लोग करते हो, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, हायरार्की। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हायरार्की, ठीक है। सो हायरार्की इज मेकिंग ऑफ एन ऑर्डरिंग एब्स्ट्रैक्शंस, ओके। हायरार्की इज व्हाट, मेकिंग of an ordering abstractions. The two most important hierarchies in complex systems are called structure, class structure, ठीक है। hierarchy is a way
व्हाट ऑर्डरिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, हायरार्की इज वे ऑफ ऑर्डरिंग एंड एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मैंने बताया कि अपने व्यूज़ को सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स से कम कॉम्प्लेक्स में लाना, कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना, ठीक है। अब हायरार्की इज व्हाट, किस वे में, किस ऑर्डर में कर रहे हो वो चीज़ें, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा क्लास, ठीक है, क्लास कैसे बनाते हैं, नेम देते हैं उसको पहले, ठीक है, फिर एक ये वाला साइन, ओके, फिर यहाँ पे हम लोग प्राइवेट देते हैं, ठीक है, फिर देते हैं पब्लिक, ठीक है। तो एक वे है, एक हायरार्की है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, एक हायरार्की है, ठीक है। उसको हम लोग जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, ठीक है, जनरलाइजेशन भी क्या होता है तुमको पता है, जनरलाइजेशन मतलब 1 2 3 4 का एक करना, ठीक है। स्पेशलाइजेशन मतलब क्या कि 1 का 4 करना, ठीक है। तो अगर मैं एक क्लास का सबका इनहेरिट करके एक में दे दूँ तो मैं स्पेशलाइज कर रहा हूँ। जैसे मैंने पर्सन का किया था, स्टूडेंट का किया था, पर्सन का किया था, स्टूडेंट को मैं स्पेशलाइज कर दिया था पर्सन में, ठीक है। वही पर्सन का मैं कैन से दैट स्टूडेंट का पर्सनल जनरलाइज किया था, ठीक है। पर्सन का मैं स्पेशलाइज कर दूँ और चीज़ों में, तो वही सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो एक का बहुत सारा करना उसको हम लोग स्पेशलाइजेशन बोलते हैं, और बहुत सारा का एक करना उसको हम लोग जनरलाइजेशन, और ये DBMS में हम लोग देख चुके हैं। सो इनहेरिटेंस इज इम्पॉर्टेंट इन हायरार्की, ठीक है। इनहेरिटेंस इज इम्पॉर्टेंट वाई, बिकॉज इनहेरिटेंस इज व्हाट कि हम लोग कैसे एक्सेस कर रहे हैं एक दूसरे की वैल्यू को, और हायरार्की इज व्हाट कि फ्लो कैसा जा रहा है, क्या फ्लो कैसा जा रहा है। तुम लोग आगे चल के ये पढ़ोगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। उससे मैंने इनहेरिटेंस बताया, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, बेसिक लेवल इनहेरिटेंस, बहुत सारे इनहेरिटेंस के टाइप्स होते हैं, वो तुम लोग आगे चल के पढ़ोगे इस चैप्टर में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अभी। रोल ऑफ OOD इन ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल, इसका एसेस ले लेना बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस डिज़ाइन में हमारा सॉफ्टवेयर साइकिल का क्या रोल है, सॉफ्टवेयर साइकिल का क्या रोल है वो हम लोग अब देखने वाले हैं, ठीक है। इट्स अ वेरी बेसिक कंसेप्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ये हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस का सॉफ्टवेयर साइकिल है। और पहला है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। पहले तो हमें एनालाइज करना है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, यूज़र की रिक्वायरमेंट्स क्या है, और वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिस्टम स्पेसिफिकेशन। अब सिस्टम क्या वो स्पेसिफाइड है, सर्वर जिसके ऊपर तुम लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हो, PC तुम्हारे पास जो है वो सॉफ्टवेयर बना सकती है या फिर नहीं। अब उसको डिज़ाइन कैसे करना है, इम्प्लीमेंट फिर कैसे करना है, टेस्ट कैसे करना है, फिर मेंटेनेंस कैसे देना है, फिर से चलना है हमारे पास वही सेम चीज़, ठीक है। अब डिज़ाइन के ऊपर प्लानिंग आता है, ठीक है। प्लानिंग तुम लोग क्या करोगे, कैसे उसको बनाना है, ठीक है। फिर प्लानिंग के बाद इम्प्लीमेंटेशन, इसको सिंपल वे में इतना समझ के चलो, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ दैट सबसे पहले यूज़र की रिक्वायरमेंट्स आती है, ठीक है, कि हाँ कि कैसे उसको बनाना है, ठीक है। फिर सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन देखा जाता है कि सिस्टम उस फुलफिल है कि नहीं। अब डिज़ाइन के अंदर हम लोग दो चीज़ को प्रोसेस करते हैं, एक तो हम लोग पढ़ते हैं प्लानिंग, ठीक है, फिर करते हैं इम्प्लीमेंटेशन, ठीक। प्लानिंग फिर इम्प्लीमेंटेशन। तो प्लानिंग के अंदर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स एक अलग चीज़ हो जाती है, तो डॉक्यूमेंट से ऊपर से है, तो यहाँ पे साइकिल कैसे रहा है, तो ये यहाँ से इधर गया, ठीक है। फिर डिज़ाइन के बाद इम्प्लीमेंट होकर इधर आया, ठीक है। फिर ये ऐसे के ऐसे जा रहा है, तो ये हमारा साइकिल है। और ये बेसिक चीज़ अलग से जो हम लोग सॉफ्टवेयर में देते हैं फीचर, जिसको हम बोलते हैं प्लानिंग, यूज़ और इंट्रोडक्शन और डॉक्यूमेंटेशन। क्या इंट्रोडक्शन है, डॉक्यूमेंटेशन। सो बेसिक सा है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। हम लोगों ने सॉफ्टवेयर का लाइफ साइकिल हम लोगों ने पढ़ा था C में। ये थोड़ा सा एडवांस है बिकॉज क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आ गया है, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन और इंट्रोडक्शन अलग से हमें देना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजीज। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजीज कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड 4 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजीज होती है, और 4 नहीं 3 होती है, ठीक है। तो बस इसका नाम याद रखो, इतना ज़्यादा तुम लोग को इतना ब्रीफ में दिया नहीं हुआ, बस सब कुछ इंट्रोडक्शन है, तो नाम बस याद रहना चाहिए, इंट्रोडक्शन इतना ब्रीफ बताएगा नहीं, ओके। चैप्टर ये बस इंट्रोडक्शन, तो इतना तो टीचर भी नहीं बता रहे, ठीक है। तो जस्ट नाम याद होना चाहिए कि क्या क्या तुम लोगों ने पढ़ा है। सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी। सो इट इज़ अ न्यू सिस्टम ऑफ डेवलपमेंट अप्रोच, ठीक है। अब तक हम लोग सॉफ्टवेयर बनाया ही नहीं, सिर्फ सोच रहे हैं कि कैसे बनाना है। सो बहुत बड़ा फेमस ऐसे क्योट वी कैन से दैट प्रोग्रामिंग इज़ नॉट टाइपिंग ऑल द टाइम, इट्स थिंकिंग ऑल द डे, ठीक है। इट्स अ थिंकिंग ऑफ ऑल द डे।
प्रोग्रामिंग में तुम जितना टाइप नहीं करोगे उतना थिंक करोगे टेबल पे बैठ के, ठीक है। दैट आई ट्राइंग टू से दिस इज जस्ट अप्रोच कि कैसे करना है उस काम को अभी, ठीक है। एनकरेजिंग एंड फैसिलिटेटिंग द रीयूज ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, ओके। नाउ इट एम्प्लॉयज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिफाइड डेवलपमेंट मॉडलिंग लैंग्वेज UML फ्रॉम द ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, ठीक है। तो दो तीन चीज़ें यहाँ पर, एक है हमारा UML, ठीक है। तो UML से हम लोग OMG से बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप से बना सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें हैं, तुम आगे देखोगे, ठीक है। अगर रहा तो आगे देखोगे और नहीं रहा तो सिर्फ इंट्रोडक्शन ही है, ठीक है। तो इतने इसको तो तुम लोग ना ही पढ़ो तभी सही है, ठीक है। जहाँ हुए इसी के कारण इसको ऐड कर दिया। पढ़ना की बात क्या है इसमें, बस इतना जान के चलो कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी। इट इज़ अ न्यू सिस्टम ऑफ डेवलपमेंट अप्रोच, ठीक है, एनकरेजिंग दी फैसिलिटेटिंग द रीयूज ऑफ द कंपोनेंट्स, ठीक है। अभी हम लोग कोई भी मेथोडोलॉजी, कोई भी वे बनाते हैं तो हम लोग इतना वी अवेयर करके बनाते हैं हमारी मेहनत वेस्ट ना जाए, और वो सॉफ्टवेयर फेल हो गया तो उसको हम लोग फिर से कहीं यूज़ कर सके। इसलिए यहाँ पे न्यू सिस्टम ऑफ डेवलपमेंट अप्रोच एनकरेजिंग दी फैसिलिटेटिंग रीयूज़ का बहुत ज़्यादा मिले है, बिकॉज एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए महीने साल तक चले जाते हैं, ठीक है, और बाद में जाके उसका कोई यूज़ ना हो तो सब कुछ वेस्ट है। इसके लिए हमेशा से उसको रीयूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, ठीक है, ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, सॉफ्टवेयर के भी कंपोनेंट्स होते हैं, ओके, नो डाउट। तो इतना बस समझ के चलो, डेफिनेशन याद रहना चाहिए, ये सब तो भूल जाओ, ओके। नेक्स्ट में और क्या याद रखोगे कि 3 टाइप्स ऑफ मेथोडोलॉजीज होती है। क्या होती है वो, ऑब्जेक्ट मॉडलिंग मेथोडोलॉजी, ठीक है, टेक्निक्स, ऑब्जेक्ट प्रोसेस मेथोडोलॉजी और रिलेशनल अनिफाइड प्रोसेस, ठीक है। ये बस इंट्रोडक्शन में बता के रखा है, बस एक मेथोडोलॉजी है कि कैसे तुम्हारा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होना चाहिए। ग्रेडी ब्रोच अप्रोच, लास्ट थिंग दैट इज ग्रेडी ब्रोच अप्रोच। ना ग्रेडी ब्रोच अप्रोच क्या होता है? सो ग्रेडी ब्रोच भी एक अप्रोच ही है कि कैसे सॉफ्टवेयर तुम्हें बनाना है, ठीक है। अप्रोच मतलब करने का तरीका, करने का तरीका। ब्रोच मेथड इज अ मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, is a method of object-oriented software development. It composed of an object modeling language, an interactive object-oriented development process, set of recommended practices and all, ठीक है। क्या है इंटरैक्टिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसेस, सेट ऑफ रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस, क्या क्या प्रैक्टिसेस तुम्हें करनी चाहिए किसी एक सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए। ग्रेडी ब्रूच वॉज अ साइंटिस्ट एंड हैव गिवन एन अप्रोच, एंड उनका नाम ही पड़ गया ग्रेडी ब्रूच अप्रोच, ठीक है। The method was authorized by Grady Booch when he was working on relational software required by IBM. IBM कंपनी, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, ठीक है। और ग्रेडी बूच वॉज एन प्रोग्रामर और अ साइंटिस्ट, ओके। और उन्होंने रिलेशनल सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते वक्त ये ब्रूच और अप्रोच दिया था, और रिलेशनल सॉफ्टवेयर बना रहे थे वो कहाँ पे, IBM में, ठीक है। पब्लिश इन 1992, रिवाइज इन 1994 एंड वाइडली यूज्ड इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ओके। ज़्यादातर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काम होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन इज बेनिफाइड फ्रॉम एम्पल डॉक्यूमेंटेशन एंड सपोर्ट टूल, ठीक है। सो ये आजकल ग्रेडी ब्रूच अप्रोच बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तुम उसको ऑनलाइन पढ़ सकते हो कि कैसे कैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने में क्या क्या प्रैक्टिसेस यूज सकते हैं। इवन इसकी एक बुक भी है, तो बुक कंसेप्ट को बताना चाहूँगा तो फिर 2 साल चले जाएंगे। तो बस ग्रेडी ब्रूच एक अप्रोच है जो ग्रेडी ब्रूच द्वारा दिया गया था जब वो IBM में काम कर रहे थे, एक रिलेशनल सॉफ्टवेयर पे। और उस ग्रेडी ब्रूच में सब कुछ बताया है कि हाँ, एक सॉफ्टवेयर बनाते टाइम हमें क्या क्या प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, क्या क्या रूल्स फॉलो करनी चाहिए, सेट ऑफ रिकमेंडेड प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो सो दैट कुछ तुम्हारा सॉफ्टवेयर बन के आए वो एक्चुअली में रिलेटिव हो, इफेक्टिव और यूजफुल हो, ठीक है। So that's all for today. That was a very big lesson and full of theories. I think तुम्हें समझा होगा, ठीक है। Of course समझेगा because I have given my much time in that. Okay, so that's all for today. We will hope to see you in the next lecture. So that till